दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से आपको प्रत्येक दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर एक वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे, जिसमें बिल्कुल शुरुआत से जैसे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, फिर संविधान सभा का गठन, फिर संविधान के बारे में बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। इन वीडियोज़ को यदि आप क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं तो आप संविधान को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में भी प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर है भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। दोस्तों, दिसंबर 1600 ईस्वी में लंदन की कंपनी को पूर्व के देशों में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला। इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। धीरे धीरे कंपनी ने राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू किया और फिर बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जाफ़र के साथ मिलकर धोखे से नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। यह युद्ध जिसे धोखे से जीता गया, इसे ही प्लासी का युद्ध कहते हैं, जो कि 23 जून 1757 को बंगाल के नदिया ज़िले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसके बाद बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना जीती और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। फिर बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में द्वैत शासन की शुरुआत की। अंग्रेज़ लोग बहुत सारा धन लूटकर ब्रिटेन ले जा रहे थे, जिससे वहाँ भी अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही थी और कंपनी के प्रति वहाँ के लोगों का नज़रिया बदल रहा था। इसीलिए ब्रिटिश संसद ने सोचा कि कंपनी के अधिकारों और कार्यों पर नियंत्रण किया जाए, जिससे भारत में हमारी स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, साथ ही मुनाफा भी हम कमाते रहें। कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों ने ही भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। इनमें से सबसे पहला एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट का अर्थ होता है नियंत्रण करना। इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था कि जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो। तो आइए दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रमुख प्रावधान क्या क्या था देखते हैं। पहला पॉइंट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण की स्थापना। जैसा कि इसके नाम से ही है रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि नियंत्रण। तो इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। अगला है कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी गई। अगला, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो इस तरह से गवर्नर जनरल के कुल 5 सदस्य हो गए कार्यकारी परिषद में, एक खुद गवर्नर जनरल और 4 उसके लिए मंत्री परिषद। और इसमें किसी भी बिल पर बहुमत द्वारा निर्णय होता था। तो बहुमत का प्रथम प्रयोग कह सकते हैं इसी एक्ट से शुरू हुआ। कंपनी को चलाने के लिए ब्रिटेन में 2 संस्था थी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की, जो कि निवेशक समूह के थे, और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, जो कि नियंत्रक समूह थे, जिसमें कि 24 सदस्य होते थे और कंपनी का वास्तविक प्रधान यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। अगला पॉइंट, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई इसी एक्ट के द्वारा, और इसके प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। लोग यहाँ से रिश्वत लेकर जाते थे और कहते थे कि ये उपहार में राजा महाराजा ने उपहार में दिया है, तो इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि नहीं, अब कोई भी उपहार नहीं ले सकते हैं। इसके बाद आया 1781 का संशोधन अधिनियम, इसे बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है।
इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया। इसमें गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था कोलकाता में, उससे उसके क्षेत्राधिकार से बिल्कुल अलग कर दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल को हस्तक्षेप नहीं करेगा किसी भी मामलों में। अगला पॉइंट है, कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से बाहर कर दिया गया और जितने भी जनता थे कलकत्ता के उसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। अगला पॉइंट, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तो राजस्व संबंधी जितने भी मामले थे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला न देकर वो गवर्नर जनरल फैसला करते हैं। उसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके प्रमुख प्रावधान थे, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अगला, संसदीय नियंत्रण को और बढ़ाया गया। पहले जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो तो थे ही, अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन किया गया जिसमें कि 6 सदस्य थे और इसमें ब्रिटिश संसद के किसी एक सदस्य को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। गवर्नर जनरल के अधिकारों में भी वृद्धि की गई। कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य थे जिसे घटाकर 3 कर दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल को किसी भी बिल को पारित करने के लिए 2 सदस्यों की सहमति की ज़रूरत थी, लेकिन अब किसी एक भी सदस्य की सहमति से समर्थन से विधेयक को पारित कर सकता था। अगला है 1786 का संशोधन अधिनियम। यह अधिनियम कॉर्नवालिस के लिए लाया गया। कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली शर्त उसने ये रखी कि कार्यकारी परिषद के निर्णय को मैं नहीं मानूंगा और उसे रद्द कर सकता हूँ, और दूसरा शर्त रखा कि कमांडर इन चीफ यानी मुख्य सेनापति का पद भी देना होगा। तो ब्रिटिश संसद ने ये शर्तें मान ली और इसे गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिया गया। अगला आया 1793 का चार्टर एक्ट। कॉर्नवालिस को दी गई शक्तियों को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल के लिए विस्तारित कर दिया गया। कॉर्नवालिस ने जो शर्तें रखी थी, जो पावर्स उसे दिए गए थे, वही पावर्स आगे आने वाले भविष्य में जितने भी आने वाले गवर्नर जनरल है सबके लिए कर दिया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर ज़्यादा अधिकार दे दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसी के अधीन था बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, तो उस पर और ज़्यादा अधिकार दे दिया गया। अब पर्यवेक्षण का भी अधिकार उन्हें मिल गया। अगला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही वेतन भुगतान। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे और जो कर्मचारी थे उनका वेतन पहले ब्रिटिश संसद देती थी, लेकिन अब भारतीय राजस्व से ही वेतन उन्हें दिया जाने लगा। भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और जो व्यापारिक जो एकाधिकार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसे अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिशों के लिए खोल दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ और चाय के व्यापार पर एकाधिकार जारी रहा। अगला पॉइंट है, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति। अगला पॉइंट, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था। इसके लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का व्यय करने का प्रावधान भी आया, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य था। अगला पॉइंट, स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया। फिर आया 1833 का चार्टर अधिनियम। पहला पॉइंट देखते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी यूरोपियन यहाँ आकर व्यापार कर सकता था। जाति वर्ग के आधार पर सरकारी नौकरी के चयन में भेदभाव समाप्त किया गया। परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया, जो कि प्रथम विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। इन्होंने ही आईपीसी बनाया था, इंडियन पेनल कोड। अगला पॉइंट, शासन को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। दास प्रथा समाप्त करने का कानून पारित किया गया। ये कानून पारित किया गया, लेकिन 1843 में एलन ब्रो के द्वारा समाप्त किया गया। 1853 का चार्टर एक्ट। पहला पॉइंट है, गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अगला, सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हो गई, लेकिन ये परीक्षा उस समय लंदन में ही होती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य संख्या 24 से 18 की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था उसमें 24 सदस्य थे, लेकिन उसकी संख्या अब घटाकर 18 कर दी गई।
विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा मिला, मताधिकार। पहले विधि सदस्य जोड़े गए थे लॉर्ड मेकाले, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब पूर्ण दर्जा मिला और मत देने का भी अधिकार मिल गया। 3 मंत्री हो गए, एक गवर्नर जनरल हो गए और एक विधि सदस्य हो गए, तो फिर से 5 सदस्य हो गया गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में। अगला पॉइंट, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा किया गया। इसके बाद 1857 में हुई एक बड़ी क्रांति, और जिस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला गया। तो वहाँ से फिर जितने भी एक्ट आए उन्हें अधिनियम कहा जाने लगा। अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद।